राज्य में अफरा तफरी का माहौल था। परजीवी पूरे राज्य को तबाह करने पर तुला हुआ था। राज्य के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इस परजीवी से कैसे छुटकारा पाए। तभी एक व्यक्ति कुछ लोगों को जमा करता है और उनसे कहता है कि अब हमें केवल महाराज और उनके तीनों राजकुमार ही इस जीव से छुटकारा दिला सकते हैं। सभी लोगों ने महल जाने का फैसला किया। लोग महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज ने पूछा, आप सभी लोग यहाँ अचानक कैसे? प्रजा ने महाराज को उस परजीवी के बारे में बताया और महाराज से मदद मांगी। महाराज ने कहा, आप सभी बेफिक्र रहें, हम अभी तीनों राजकुमारों को उस परजीवी से निपटने के लिए भेजते हैं। पर महाराज को ध्यान आया कि उन्होंने तो राजकुमार अजीत और अरुण को दूसरे राज्य किसी काम से भेजा हुआ है। महाराज कहते हैं, मुझे अभी ध्यान आया है कि राजकुमार अजीत और अरुण को हमने दूसरे राज्य किसी काम से भेजा है, पर आप चिंता न करें, राजकुमार अर्जुन राज्य में मौजूद हैं। हम अभी उन्हें आपके साथ भेजते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। यहाँ दूसरी ओर राजकुमार अर्जुन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे होते हैं। महाराज वहाँ आते हैं और अर्जुन महाराज से कहते हैं, पिताजी आप अचानक यहाँ मुझे बुला लिया होता। महाराज ने राजकुमार अर्जुन को उस परजीवी के बारे में बताया और उन्हें तुरंत जाने को कहा, लेकिन महाराज ने ये चिंता भी जताई कि क्या वो ये काम कर पाएंगे और वो भी अपने भाइयों के बिना। अर्जुन ने कहा, पिताजी आप फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे। राजकुमार अर्जुन अब उस परजीवी के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो पूरे राज्य में तबाही मचा रहा है। अर्जुन उसके सामने आए। परजीवी अर्जुन के पास जाने की कोशिश करता है। अर्जुन को लगता है कि वो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो अर्जुन अब उस पर जोरदार प्रहार करते हैं। वो दूर जा गिरता है। ऐसा लग रहा था कि वो जीव अर्जुन से कुछ कहना चाहता था, पर जैसे ही अर्जुन से कुछ कहने की वो कोशिश करता, अर्जुन उस पर जोरदार हमला कर देते हैं। परजीवी की हालत खराब हो जाती है। अर्जुन कहते हैं, इसकी हिम्मत तो देखो, बार बार मुझ पर हमला कर रहा है। अब अर्जुन जैसे ही उस पर वार करने की कोशिश करते हैं, वहाँ अचानक राजकुमार अजीत और राजकुमार अरुण आ जाते हैं। अर्जुन को उस परजीवी पर वार करने से रोकते हैं। राजकुमार अजीत अर्जुन से, हमें लगता है कि ये कुछ तुमसे कहना चाहता है, रुको मैं इसकी भाषा समझने की कोशिश करता हूँ। राजकुमार अजीत ने उस परजीवी को छूकर उसकी भाषा समझी। वो परजीवी कहता है कि मैं टाइटन नाम के शहर से आया हूँ, हम टाइटनवासी बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो उस पर अर्जुन कहते हैं, वो तो हम देख ही चुके हैं, सारा राज्य तबाह करके खुद को शांत बोल रहे हो। अब परजीवी कहता है, मैंने लड़ना डेक्स्टोर की कैद में ही सीखा था। अर्जुन पूछते हैं, ये डेक्स्टोर कौन है? डेक्स्टोर नाम के जीव ने मेरे ग्रह पर कब्जा कर रखा है और आसपास के ग्रह पर भी अब कब्जा करने के लिए निकल पड़ा है। कैद में मैं एक सियोल वासी से मिला था। उसने मुझे महान 3 जादुई राजकुमारों के बारे में बताया था कि वो ही मेरे ग्रह को डेक्स्टोर से बचा सकते हैं, इसलिए मैं आप तीनों को यहाँ ढूंढते हुए पहुँच गया हूँ। अब राजकुमार अजीत उस परजीवी से वादा करते हैं कि वो उसके ग्रह को उस डेक्स्टोर से जरूर आजाद करवाएंगे। परजीवी अब तीनों राजकुमारों को अपने यान में बिठा कर ले जाता है। अब कैसे तीनों राजकुमार डेक्स्टोर का मुकाबला करते हैं, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तीनों राजकुमार अंतरिक्ष यान से टाइटन ग्रह की ओर जा रहे होते हैं। उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष का ऐसा नजारा देखा था। भैया ये ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमयी है। ये ब्रह्मांड हमारी सोच से भी बड़ा है अर्जुन। अब अर्जुन यान के बाहर तारों को देख रहा होता है। उसे दूर एक रोशनी नजर आई जो उनके यान की ओर ही बढ़ रही होती है। अर्जुन तुरंत ही सभी के पास जाता है और उस रोशनी के बारे में सबको बताता है। अजीत, अरुण और वो परजीवी भी अब उस रोशनी को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं, पर वो रोशनी तब तक वहाँ से गायब हो जाती है। अजीत कहता है, कहाँ है रोशनी? अर्जुन ने कहा, वो सच कह रहा है, उसने अभी रोशनी को देखा था जो यान की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अचानक यान के शीशे के ऊपर एक जीव आ गिरता है जो घायल लग रहा था। अब ये कौन है वो सब बाद में देखना, ये घायल लगता है, पहले से यान के अंदर ले आओ। अब उस जीव को यान के अंदर लाया जाता है। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई योद्धा या फिर कोई सैनिक है। परजीवी लूकस ने अपनी शक्तियों से उसके जख्म ठीक कर दिए। अब उसे होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो डेक्स्टोर आ रहा है, डेक्स्टोर आ रहा है कहता रहता है। अजीत उसे शांत होने के लिए कहता है और पूछता है कि वो कौन है और डेक्स्टोर को कैसे जानता है। मेरा नाम मैक्स पावर है, हम ब्रह्मांड के योद्धा हैं। मैं और मेरी टीम रोज की तरह सारे ग्रहों का चक्कर लगा रही थी। हम सोच रहे थे हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और ब्रह्मांड में अब अमन और शांति कायम हो चुकी है, पर हम गलत थे। हमने देखा एक ग्रह ने हमारे सामने अपना वजूद खो दिया। हमने देखा एक अजीब सा दिखने वाला जीव जिसने अपने आप को किसी कवच से ढक रखा था। उसने पल भर में सौरस ग्रह हमारी आंखों के सामने से ही गायब कर दिया। मैंने और मेरे साथियों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर उसे एक खरोंच तक नहीं आई और उससे लड़ते लड़ते मेरे सभी साथियों ने अपनी जान गंवा दी।
तो तुम कैसे जिंदा बच गए? मेरे एक साथी ने मुझे उस शिप से टेलीपोर्ट कर दिया और उसके बाद मैं तुम्हारी शिप से टकरा गया। तुम इंसानों में कब से ऐसी काबिलियत आ गई कि तुम अंतरिक्ष में यात्रा करने लग गए? सिपाही, जो तुम कह रहे हो सोच समझ कर कहो। हम इंसान किसी भी तरह से तुमसे कम नहीं है। हम भी उसी डेक्स्टोर को रोकने के लिए ही निकले हैं। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया। अगर इसे बाहर ही रहने दिया होता तो ही अच्छा होता। तुमने अभी सौरस ग्रह का नाम लिया? हाँ, क्यों? तुम्हारा क्या लेना देना है उस ग्रह से? जब मैं डेक्स्टोर की कैद में था तो मेरे साथ एक रियाल नाम का शख्स था जो सौरस वासी था। उसे भी डेक्स्टोर ने बाकी कैदियों की तरह ही कैद में रखा हुआ था। अजीत ने पूछा, हमें ये बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन डेक्स्टोर की कैद में था? लूकस कहता है उसके साथ 3 और कैदी थे जो अलग अलग ग्रहों से थे। अजीत कहता है, आखिर डेक्स्टोर अलग अलग जीवों को क्यों अपनी कैद में रख रहा है? उसका मकसद क्या है? डेक्स्टोर टाइटन, सौरस, सियोल और नाटो ग्रह के जीवों की शक्तियों को एक कर एक ऐसा हथियार बनाना चाहता है जिससे वो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सके। मुझे भी यही लगता है। अगर उसे कोई ग्रह तबाही करना होता तो वो उसे गायब क्यों करता? तो अब हम उसे कैसे रोकें? अजीत लूकस से पूछता है, तुम्हारे साथ जो अन्य जीव थे वो अब कहाँ हैं? हम सभी ने ये फैसला किया था कि जब हम डेक्स्टोर की कैद से निकलेंगे तो हम पृथ्वी पर एक बार जरूर मिलेंगे। हम भले ही डेक्स्टोर को हरा नहीं सकते लेकिन उसे रोक तो सकते हैं। इससे पहले कि वो दूसरे जीवों तक पहुंचे हमें उन तक पहुंचना होगा। गौरव नाम का लड़का एक छोटे से शहर में रहा करता था। वो शहर समंदर के किनारे था और गौरव भी समंदर में मछली पकड़ने का ही काम किया करता था। एक दिन गौरव तेज तूफान में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। तूफान बहुत ही तेज होता है और गौरव बहुत कोशिश करता है तूफान से बाहर निकलने की, पर एक बड़ी सी लहर गौरव को उसकी नाव के साथ समंदर में ही डुबा देती है। इसके बाद गौरव की आंख सीधे एक टापू पर खुलती है। उसने जब उठने की कोशिश की तो गौरव ने देखा कि उसको किसी छोटी छोटी रस्सियों से बांधा हुआ था। अब एक छोटा सा दिखने वाला सैनिक गौरव के सीने पर चलकर अपनी तलवार की जोर पर गौरव से पूछता है कि वो कौन है और कहां से आया है। गौरव ने पहली बार इतने छोटे से इंसान को देखा था। वो कुछ देर तो उसे देखता ही रहा और जब उसने ध्यान से देखा तो उसके चारों ओर छोटे छोटे इंसानों की पूरी सेना ने उसे घेर रखा था। गौरव अपने मन में कहता है कि हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? सैनिक ने पूछा, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? गौरव कहता है, मेरा नाम गौरव है और मैं डेल्टस शहर से आया हूँ। अब उन सैनिकों ने एक बड़ी सी लकड़ी की गाड़ी बनाकर जिसमें कई सारे पहिए होते हैं उसमें गौरव को लेटाकर अपने महाराज के पास ले जाते हैं। सैनिकों ने गौरव को महल के बाहर ही रखा क्योंकि गौरव का शरीर उनके महल से भी बड़ा था। अब उनके महाराज महल की बालकनी में आते हैं और गौरव की रस्सियां खुलवा देते हैं। गौरव ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? महाराज ने बताया, तुम लिलीपुट नगर में हो। हमें पता चला है कि तुम समंदर की दूसरी ओर जो दुनिया है वहाँ से आए हो। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि कोई लिलीपुट नगरी तक सही सलामत पहुँचा हो। गौरव महाराज से कहता है उसे उसके घर जाना है लेकिन उसकी नाव पूरी तरह से टूट चुकी है। महाराज गौरव को भरोसा दिलाते हैं कि वो उसे उसके घर जाने में जरूर मदद करेंगे और उसकी नाव को ठीक करने में उसकी मदद जरूर करेंगे। गौरव को अब सेनापति ध्रुव लिलीपुट नगर में ले जाते हैं। गौरव को सब शहर में घूर घूर कर देख रहे होते हैं। लिलीपुट शहर में सभी घर छोटे छोटे होते हैं और गौरव के रहने लायक कोई भी ठिकाना नहीं था। सेनापति ध्रुव ने बाकी सैनिकों के साथ मिलकर गौरव के रहने लायक एक बड़ा सा घर बनाया। गौरव ध्रुव को इस घर के लिए धन्यवाद करता है। अब चाहे बारिश हो या तूफान, गौरव को सर ढकने के लिए जगह मिल चुकी थी। इसके बदले गौरव लिलीपुट वासियों की मदद किया करता था। लिलीपुट वासी भी गौरव से बहुत खुश थे। अचानक राज्य में ये खबर फैल जाती है कि गिलगमिश नाम का एक राक्षस लिलीपुट नगर पर हमला करने वाला है। गिलगमिश के पास जादुई शक्तियां तो थी ही साथ उसका शरीर भी आकार में गौरव से भी बड़ा होता है। सेनापति ध्रुव एक पहाड़ी पर बैठे होते हैं और इसी बात की चिंता कर रहे होते हैं। गौरव भी वहाँ आता है और सेनापति ध्रुव को यूं मायूस देख उसकी चिंता का कारण पूछता है। सेनापति गिलगमिश के बारे में गौरव को बताते हैं और ये भी बताया कि जब उसने पहली बार लिलीपुट पर हमला किया था तो पूरा लिलीपुट नगर तहस नहस हो गया था। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो लिलीपुट को इससे उभरने में कई वर्ष लग जाएंगे। गौरव ने कहा, फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब अगला दिन होता है। सारे पक्षी और जानवर नगर से दूर जाना शुरू करते हैं क्योंकि ये आहट थी गिलगमिश के लिलीपुट नगर में आने की। गिलगमिश अब नगर आ चुका था और महाराज को चुनौती देता है और कहता है कि वो लिलीपुट नगर छोड़कर चले जाएं। महाराज कहते हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर उसे उन्हें मारना है
तो वो तैयार है। इतने में वहाँ गौरव सेनापति ध्रुव के साथ आ जाता है और गिलगमेश को वापस लौट जाने के लिए कहता है। गिलगमेश जोर जोर से हंसता है और कहता है, लिलीपुट नगर वासियों ने मेरा सामना करने के लिए इस लंबे इंसान को बुलाया है। अब गिलगमेश गौरव पर हमला करने की कोशिश करता है, पर गौरव अपनी कलाबाजी दिखाते हुए गिलगमेश को जमीन पर गिरा देता है। गिलगमेश को गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई शक्ति से गौरव को घायल कर देता है। इतने में महाराज वहाँ आ जाते हैं और गिलगमेश से कहते हैं कि गौरव उनका मेहमान है, उसे कुछ मत करो। महाराज गिलगमेश से लिलीपुट नगर खाली करने के लिए 1 महीने का समय मांगते हैं। गिलगमेश 1 महीने का समय दे देता है और ये भी कहता है कि 1 महीने बाद उसे नगर खाली चाहिए और महाराज का ताज भी, जो वो खुद अपने हाथ से उसे देंगे। इतना कहकर गिलगमेश वहाँ से चले जाता है। अब गौरव का उपचार चल रहा होता है। सेनापति ध्रुव महाराज से कहते हैं कि गौरव की ये हालत हम लिलीपुट वासियों की वजह से हुई है। हमें तुरंत गौरव की नाव ठीक करने का कार्य शुरू करना चाहिए, जिससे वो सही सलामत अपने घर जा सके। महाराज ने कहा, गौरव ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। हम जरूर उसे उसके घर भेजेंगे, वो भी सही सलामत। मेरे पास एक तरकीब है। महाराज ने बताया कि उनके मुकुट में जो तिलिस्मी हीरा है उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। अगर इसे किसी हथियार के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें गिलगमेश से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। सेनापति ने कहा, महाराज तो आपने इसका इस्तेमाल किया क्यों नहीं? महाराज ने कहा, क्योंकि जो इसके काबिल होगा वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। और जब महाराज ने गौरव को सबसे पहले देखा था तो वो समझ गए थे कि गौरव ही इस हीरे के काबिल है। सेनापति ध्रुव ने सेना को 2 हिस्से में बांट दिया। आधी सेना गौरव की नाव की मरम्मत करेगी और आधी सेना एक हथियार बनाएगी जिस पर वो तिलिस्मी हीरा पिरोया जाएगा, जो कि गिलगमेश से सामना करने के लिए होगा। अब 1 महीना खत्म होता है। गिलगमेश फिर से लिलीपुट नगर में आता है और देखता है कि नगर अभी तक खाली नहीं हुआ। महाराज ने कहा, गिलगमेश, जो तुम देख रहे हो वो सच है। हम लिलीपुट नगर नहीं छोड़कर जाएंगे। गिलगमेश महाराज से कहता है कि क्या वो उसका सामना कर पाएंगे? महाराज कहते हैं, वो तो नहीं, पर ये जरूर करेगा। गौरव उस जादुई हथियार के साथ जिसमें वो तिलिस्मी हीरा जड़ा होता है वो लेकर गिलगमेश के सामने आ जाता है। गिलगमेश गौरव पर अपने जादू से हमला करता है, लेकिन गौरव उस हथियार से गिलगमेश का जादू उसी पर इस्तेमाल कर देता है और गिलगमेश का नामो निशान मिट जाता है। इस तरह गौरव ने लिलीपुट वासियों को गिलगमेश से छुटकारा दिला दिया और गौरव अपनी नाव में बैठकर अपने शहर पहुंच जाता है। राज्य में जादुई मकड़ी घूम रही थी। माना जाता है कि अगर वो मकड़ी किसी को काट ले तो वो इंसान मकड़ी के जैसा बन जाता है। एक बंसी नाम का किसान जंगल में भटक रहा होता है। वह जंगल में सूखी लकड़ियों की तलाश कर रहा होता है, पर उसके मन में एक डर भी था कि कहीं जादुई मकड़ी उसके सामने ना आ जाए। बंसी हिम्मत करता है और आगे चलता जाता है। वहीं दूर उसे एक लकड़ियों का ढेर दिखता है। वो बहुत खुश होता है और भटकते हुए लकड़ियों के पास पहुंचता है, पर जैसे ही वो लकड़ियों के पास पहुंचता है और लकड़ियों को छूने की कोशिश करता है, वो जादुई मकड़ी उसके सामने आ जाती है। बंसी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो जहां भी जाता मकड़ी उसके पीछे आ जाती। अब वो थक चुका था और मकड़ी से कहीं दूर भी नहीं भाग सकता था। मकड़ी ने बंसी पर हमला किया और बंसी वहीं ढेर हो गया और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में होता है। बंसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो मकड़ी से बच कैसे गया। अब रात हो जाती है। एक गांव वाला बंसी के दरवाजे पर आता है और बंसी को आवाज लगाता है। बंसी ने आवाज सुनकर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, उसका शरीर एक बड़ी सी मकड़ी में बदल जाता है। अब वो गांव वाला भी बंसी के घर में आने की कोशिश करता है और वो जो बंसी के शरीर की हालत को देखता है तो उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो भागना शुरू करता है, पर बंसी ने उसे अपने जाल में पीछे से खींच लिया। अगला दिन होता है और उस गांव वाले की लाश एक पेड़ पर मकड़ी के जाल से लिपटी हुई थी। तीनों जादुई राजकुमार भी वहीं मौजूद थे। उन तीनों राजकुमारों ने ये फैसला किया कि वो पूरे राज्य की छानबीन करेंगे और अपराधी का पता लगाएंगे। अब वो तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। उनमें से राजकुमार अर्जुन को वो मकड़ी बना हुआ इंसान दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ही उस गांव वाले की जान ली है? वो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है, और राजकुमार अर्जुन को वहां से चले जाने के लिए कहता है। राजकुमार अर्जुन अपनी शक्तियों से उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। अब बंसी अपने जाल में अर्जुन को बांध देता है और उसकी गर्दन पर काट भी देता है और कहता है, अब मैं अकेला नहीं हूँ,
तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। पर आपको तो याद ही होगा, राजकुमार अर्जुन दूसरों की शक्तियाँ अपने वश में कर सकते हैं। बंसी के काटने पर वो उसके जैसे मकड़ी तो नहीं बने, लेकिन मकड़ी की सारी शक्तियाँ उनके भीतर समा गई। अब अर्जुन मकड़ी के जैसे पेड़ पर चढ़ सकते थे और जाल भी फेंक सकते थे। अर्जुन कहता है, अरे ये तूने क्या किया? अब चलो कैद खाने में वहीं अपने जाल बुनना। राजकुमार अर्जुन बंसी को उसी के जाल में बांधकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।